सीएम धामी ने महान कवि पद्म भूषण से अलंकृत हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, आपकी रचनाएं सदैव साहित्य जगत को अलौकित करती हैं। पीपलकोटी में बसेगा मिनी जोशीमठ। राज्य सरकार ने 130 परिवारों को स्थायी तौर पर पुनर्विकसित करने का लिया निर्णय। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सेंगल के खिलाफ होगी विजिलेंस की जांच। लगे हैं भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की मांग की। भर्तियों में लगातार हो रहे घोटालों पर भी उठाए सवाल। ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर पास हुए अभ्यर्थी हाकम सिंह, केंद्रपाल व राजेश का निकला हाथ। उत्तराखंड में 23 से 26 जनवरी तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी का अनुमान। मैदान में लेकर पहाड़ तक पारे में भारी गिरावट दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट का मामला सामने आया, जहां अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया है। मामले को लेकर युवजन समाज के जिलाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने जाने की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं, जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ। हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध न हो, और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। कालाटूंगी की राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित उत्तरायणी कैतिक मेले का लोक गायक व कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका मेहर, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता मेहरा, दक्ष कार्की व अन्य कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम के अंत में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कालाडूंगी विधायक बशीधर भगत मौजूद रहे। वहीं भगत ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजनों से क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। उत्तरायणी के पर्व पर एक अच्छी पहल कालाडूंगी ब्लॉक के द्वारा और विशेष रूप से वहाँ के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल के द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा किया जा रहा है। अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए हम सब उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से ऐसी कार्यक्रमों के करने से कलाकारों को एक फील्ड मिलता है, एक स्टेज मिलता है जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सका और उससे ही वो आगे को बढ़ते। डोईवाला में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ द्वारा उत्तराखंड ने 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया का स्वागत कर शासन प्रशासन का आभार जताते हुए धन्यवाद किया। तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने आशंका जताई थी कि उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारी पर कहीं बाहरी प्रदेशों के लोग जालसाजी कर नौकरी न हथियाले। अपनी इस आशंका को महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से डोईवाला में एसडीएम के सामने रखते हुए कहा कि बहरी
बाहरी प्रदेशों के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाए जाए, क्योंकि अगर बाहरी प्रदेशों के लोगों ने जालसाजी कर उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए तो फिर पहाड़ के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जो है नर्सेज महासंघ से है, संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ, हमने इस भर्ती के लिए जो है जो नर्सिंग भर्ती हमारी 1564 पर निकली हुई है, इसके लिए लगातार 2 सालों से प्रयत्न हैं। और ये हमारी जो भर्ती हुई है ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से इसे वर्षवार किया गया है। लेकिन हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारी डोईवाला तहसील में आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें ये पता लगा कि यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है फर्जी तरीके से आवेदन किया जा रहा है बाहरी राज्यों के द्वारा जो उनके अभ्यर्थी हैं। तो हमने एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन दिया कि इस प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी का फर्जी आवेदन स्वीकार न किया जाए, किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाया जाए। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है तो उसके लिए हम और हमारा संगठन और हमारे पूरे जोलीग्रांट, डोईवाला, बानीवाला, रानी पोखरी के मैक्सिमम हमारे जो नर्सिंग के लोग हैं वो इस क्षेत्र के डोईवाला के हैं, क्योंकि यहाँ पर जोलीग्रांट मेडिकल कॉलेज रहा है और यहाँ पर बहुत पहले से नर्सिंग होती है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा की 17 मई पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर गौकशी करने के आरोप में 3 गौकशों को कंचनपुरी गांव से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी गौकशों के खिलाफ पुलिस ने गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुरी गांव में अब्दुल सलाम के घर से 95 किलो गौवंश पशु के मांस के साथ 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ में पुलिस ने गौकशी में प्रयुक्त हजारों को भी बरामद किया है। द्वारा सूचना दी गई कि कंचनपुरी क्षेत्र में गौकशी हो रही है। इस सूचना पर मौके पर प्रभारी चौकी इंचार्ज 17 मील संदीप पिलखवाल और उनकी टीम को मौके पर भेजा गया। तो मौके पर गौमांस मुद्दा प्रतिबंधित गौमांस और 3 अभियुक्त जिनके नाम है बशीर, सद्दाम और अब्दुल सलाम, इन दोनों के कब्जे से गौमांस मिला और जिन हथियारों से उसको काटा गया वो हथियार मिले और इनको मौके से गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा। हल्द्वानी नगर निगम अब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त एक्शन में है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा व्यापारी बड़े पैमाने पर यहां सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम ने अब सभी व्यापारियों को 19 जनवरी तक समय दिया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष का कहना है कि जिनके पास भी सिंगल यूज प्लास्टिक है वे तत्काल उसे नगर निगम में जमा कर दे। 20 जनवरी के बाद जिस दुकान या प्रतिष्ठान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा या उसका उपयोग करता हुआ पाया जाएगा उसका चालान करते ही साथ ही की दुकान में भी सील की जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक 250 से अधिक चालान कर 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। एक अवगत है कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार के जीओ से, उत्तराखंड सरकार के जीओ से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस, बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, पंपलेट वितरण किए गए, पेपरों में छपाया गया है और अनाउंसमेंट कराया गया है। और बार बार जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं उसके जो समाचार पत्रों में आते हैं, मीडिया में चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, तो उसके माध्यम से भी लोग अवेयर हैं। लेकिन उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक नहीं रुक पाया है। इसको लेकर के हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि 19 तारीख तक जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नगर निगम में स्वेच्छा से जमा कर दे। और जो हमने आदेश में किया है कि जुर्माने के साथ हम उन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई भी करेंगे। जहां पर खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। बेटी शेफाली ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके मारे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर एक ही ओवर में 26 रन बना दिए। ऐसे ही कितना सारा टैलेंट भारत के कोने कोने में है। स्पोर्ट्स टैलेंट को तराशने में इस तरह के सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब करियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि माता पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है। स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। और साथियों,
लोगों की सोच में आए इस परिवर्तन का सीधा लाभ खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर दिख रहा है। आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया। अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बन रहा है। और साथियों, मेरे नौजवान साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है। हमें नए लक्ष्यों को हासिल करना है। हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक स्किल है और एक स्वभाव भी है। स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मौका मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की बहुत मदद करती है। इससे खिलाड़ियों को अपने सामर्थ्य के बारे में तो पता चलता ही है, वो अपनी खुद की टेक्निक भी डेवलप कर पाता है। खिलाड़ियों के कोचेज को भी पता चलता है कि उसके शिष्य में, जिसको उसने सिखाया है, अभी कौन सी कमियां रह गई हैं, कहां सुधार की जरूरत है, कहां सामने वाला खिलाड़ी उस पर भारी पड़ रहा है। इसलिए ही संसद महाकुंभ से लेकर राष्ट्रीय खेलों तक खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए ही आज देश में ज्यादा से ज्यादा यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं। इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी दे रही है। इस समय देश में 2500 से ज्यादा एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हों खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपये से लेकर 7 करोड़ रुपये तक की मदद की है। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है।
आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 750 से ज्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्ले फील्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलने में परेशानी ना हो। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और यूपी के मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि यूपी में अनेकों नए स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के अनेक जिलों में स्पोर्ट्स हॉस्टल भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का भी प्रयास है। यानी आपके पास, मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अपार अवसर है। अब आपको जीत का झंडा लहराना है, देश का नाम रोशन करना है। साथियों, हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है और उसमें फिट इंडिया मूवमेंट की अपनी भूमिका रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जरूर करें। अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी जागृत रहेगा। इसका लाभ आपको आपके खेल में भी मिलेगा। इसी तरह हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहां गांवों में हर घर में खाया जाता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। साथियों, मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सीखेंगे, जीवन मैदान से विस्तार होती होती देश की ऊर्जा बन जाएगी। मैं हरीश जी को बहुत बधाई देता हूं। बड़े लगन से इस काम के पीछे वो लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए पिछली पार्लियामेंट में आकर के मेरे से निमंत्रण दे गए थे, तो उनका ये जो बस्ती के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए दिन रात काम करने का उनका स्वभाव है, वो खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्ती से सुन रहे थे, जहां उन्होंने इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, साथ ही योगा को अपने जीवन में शामिल करने की भी बात कही। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।